अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। वैसे तो मुल्क में गर्मी का मौसम है, लेकिन इसके साथ साथ बजट का मौसम भी है। वफाकी हुकूमत 2025-2026 के लिए वफाकी बजट पेश कर चुकी है। बजट के बारे में कहा जाता है कि यह अल्फाज का घोरक धंधा है जो कि आम आदमी की समझ में नहीं आता। इसी हवाले से आज हमने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया जिसमें आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें राय लेंगे एक्सपर्ट्स की, ताकि ये समझ सकें कि इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है, इस बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। वफाकी हुकूमत ये दावा करती है कि इस बजट में कुछ महंगा नहीं हुआ। हुकूमत का ये भी दावा है, हुकूमत के वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगज़ेब ये दावा करते हैं कि इस बजट में कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया गया। वफाकी हुकूमत और वफाकी वजीर तो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन जब से बजट पेश किया गया है मुख्तलिफ फोरम्स पर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। ताजिर तबका हो या तालीम सेहत के एक्सपर्ट्स या फिर गाड़ियों की सनत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हो, उन सब की जानिब से वफाकी वजीर ख़जाना से गिले शिकवे जारी हैं। मुल्क की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज के लिए 2550 अरब रुपए फराहम किया जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर पसमानदा इलाकों के होनहार तलबा के लिए दानिश स्कूलों के क़याम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है। 11 नए दानिश स्कूलों के क़याम की मनसूबाबंदी की गई है, जिनमें से 3 आज़ाद जम्मू कश्मीर में, 3 गिलगित बल्तिस्तान में, 4 बलूचिस्तान में और 1 इस्लामाबाद में वफाकी PSDP 26-25 के तहत कायम करने के लिए कुल 9.8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इनकम टैक्स के हवाले से एक नया क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारफ़ कराया जा रहा है, जिसमें फाइलर्स एंड नॉन फाइलर्स के फ़र्क का खात्मा किया जा सकेगा। जो लोग अपने गोशवारे और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाएंगे, सिर्फ वही बड़े मालियाती लेन देन कर सकेंगे, जिनमें गाड़ियों और गैर मुल्कुल्ला जायदाद की खरीदारी, सिक्योरिटीज़ और म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी और बाज़ बैंक अकाउंट्स खोलने की सहूलत जैसी चीज़ें शामिल हैं। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हमेशा ये कोशिश रही है कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमाया कमी की तजवीज़ है। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। पहले तो हमने बजट तकरीर को मद्देनजर रखते हुए ऐसे निकात की निशानदेही की है जिन्हें पढ़कर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बजट में पाकिस्तानियों के लिए किन मरात और किन इजाफी टैक्सेस की तजावीज़ दी गई हैं। 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके सिर्फ 1% कर दी गई है। 12 लाख सालाना आमदनी वाले तनख्वाहदार पर टैक्स की रकम को 30,000 से कम करके 6,000 करने की तजवीज़ है। जो लोग 22 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह लेते हैं, उनके लिए कम से कम टैक्स की शरह 15% की बजाय 11% करने की तजवीज़ है। 22 लाख रुपए से 32 लाख रुपए तक सालाना तनख्वाह लेने वालों के लिए टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना ने अपनी बजट तकरीर में वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे के अलावा रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ दी है। यानी इनकम टैक्स पर तो रिलीफ दे दिया गया है, मगर सेविंग्स अकाउंट्स पर टैक्स लगा दिया गया है। यानी तनख्वाहदार अफराद ने अपनी बचत के लिए बैंकों में जो सेविंग अकाउंट्स कायम किए हुए हैं, उन्हें कुछ बोझ ज़रूर उठाना पड़ेगा। वज़ीर ख़जाना ने कुछ अपने अच्छे इक़दामात गिनवाए हैं, उनमें चंद का हम भी आपके सामने जिक्र करते हैं। GDP के 2.4% के बराबर प्राइमरी सरप्लस का हसूल मुमकिन बनाया गया है। अफराते ज़र में नुमाया कमी यानी अब 4.7% पर है। याद रहे कि सिर्फ 2 साल पहले अफराते ज़र की शरह 29.2% तक पहुंच चुकी थी। पिछले साल के 1.7 अरब डॉलर के खसारे के मुकाबले में इस साल सरप्लस करंट अकाउंट 1.5 अरब डॉलर मुतवक्को है। वज़ीर ख़जाना का कहना है कि रुपए की कदर में इस्तेकाम भी देखने में आया है। तशकीलात ज़र मौजूदा माली साल के पहले 10 माह में
31% इजाफे के साथ 31.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई हैं और हम पुरुमीद है कि मौजूदा माली साल के इख्तिताम तक तरसीलाते ज़र का हजम 38 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर में 2 अरब डॉलर का इजाफा हो चुका है। मौजूदा साल के इख्तिताम तक ये ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। ये सब बातें और दावे वफाकी वज़ीर ख़जाना ने किए हैं। बजट कैसा है, हमने ये जानने के लिए माहिर मौशी अमूर खालिद महमूद रसूल से राय ली है। इस साल का जो बजट है जिस तरह वो लग रहा था और वज़ीर ख़जाना भी बार बार ये कह रहे थे कि हमें जो IMF का इस वक्त जो प्रोग्राम है जो जिस पे अमल दरामद हो रहा है उसके पेश नज़र ही चलना पड़ेगा। अब उसमें ये है कि ये जो प्रोग्राम हमारा है, ये सोचने की बात है कि 1988 के बाद ये 14वां प्रोग्राम है जो पाकिस्तान IMF के साथ कर रहा है और जो पिछले 13 प्रोग्राम है उसकी निस्बत इस 14वें प्रोग्राम की जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो हार्शेस्ट है, सबसे ज़्यादा सख्त तरीन जो है ना वो इसकी शराइत है। अच्छा, अब उसमें ये हुआ कि उन शराइत के नतीजे में जो थोड़ी सी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है वो ज़रूर आई है। अब हुकूमत ने जो बजट पेश किया है 14.13 ट्रिलियन का, अब देखा जाए तो ये पिछले साल की निस्बत जो रेवेन्यू टारगेट है ये 14.13 ट्रिलियन का, ये तकरीबन कोई 18% ज़्यादा है। अब इसमें एडिशनल रेवेन्यू जो गवर्नमेंट जो है जिसके लिए टैक्सेशन मेजर्स लिए जा रहे हैं, एडिशनल रेवेन्यू टैक्सेशन मेजर जो है वो तकरीबन कोई 840 बिलियन रुपए। हाल ही में जो बजट पेश हुआ है जी उसमें वज़ीर ख़जाना की हमने तकरीर सुनी और उस तकरीर में वो बड़ी वाज़े बेचारगी नज़र आ रही थी कि हमने IMF की जो शराइत हैं उसके मुताबिक ये बजट जो है ना वो पेश किया है। अब कहने की हद तक वो चंद एक चीज़ों का क्रेडिट ले रहे थे कि जी हमने महंगाई को कम किया है, इंटरेस्ट चार्जेस जो है ना वो कम हुए हैं, मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी बेहतर हुई है। फिर ये कि उन्होंने जो प्रोजेक्शन भी दी अगले साल की GDP की ग्रोथ के हवाले से उसमें भी थोड़ा सा उन्होंने बेहतरी दिखाई है। तो अपने तौर पे वज़ीर ख़जाना का ये कहना था कि जी हम ये जो IMF का प्रोग्राम है उस पर कामयाबी से अमल भी किया और उसके नतीजे में ये कि हमारी मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आई। अब सोचने की बात यह है कि मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई, आम बंदे को उससे क्या रिलीफ मिला? अब आम बंदे का जो रिलीफ है उसमें अगर आप देखें तो जो सरकारी मुलाजमीन की हद तक है वो उन्होंने तनख्वाहें जो है ना वो 10% बढ़ाने का कहा है। पेंशन पे इजाफा जो है वो तकरीबन कोई 7% के करीब जो है वो पेंशन के इजाफा किया है। उसके अलावा जो हर साल की एक रिवायत थी कि जितनी महंगाई थी उसके मुताबिक प्राइवेट सेक्टर के जो मुलाजमीन है उसके लिए भी एक मिनिमम वेज का तयन कर दिया जाता था, मरकज़ के ऊपर भी और इधर प्रोविंस के ऊपर भी। तो ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी सालों की इस रिवायत को टूटता हुआ कि हुकूमत फेडरल हुकूमत ने भी और उसके बाद इसी चीज़ को फॉलो किया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कि मिनिमम वेजेस में जो पिछले कई सालों में इजाफा थोड़ा सा होता था सो दैट कि जो एक लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी आई है, महंगाई जो बढ़ गई है उसके ऊपर उनको थोड़ा सा एक रिलीफ मिल जाए। तो इस दफ़ा हुकूमत ने वो तकल्लुफ़ भी गवारा नहीं किया, तूहन करन जो है ना वो सिर्फ उन्होंने सरकारी मुलाजमिन का 10% किया है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि अगर ये बजट मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी लाया है और हुकूमत जितना कुछ वो क्लेम कर रही है कि जी हमने मुल्क को इकॉनमी को स्टेबल कर दिया है, तो उसके बाद उसूली तौर पे आम बंदे के लिए इसमें कुछ रिलीफ का सामान होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अब दूसरी तरफ ये है कि अदादो शुमार के बखेड़े में जाए बगैर अगर थोड़ा सा डिटेल में आप जाएँ तो ये है कि महंगाई हुकूमत कह रही है कि जी हमने कम कर दी है, ये सिंगल डिजिट में लाने का प्रोग्राम है उनका अगले साल में तकरीबन 7.5%। उसके साथ ये कि बाकी जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स है वो भी पॉजिटिव है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मसला क्या है? फिर मसला ये है कि पिछले 3-4 साल से बिलखसूस जिस तरह की महंगाई रही है, इन्फ्लेशन रही है, लोगों की कमर टूट गई है। आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले एक एवरेज फैमिली अगर 50,000 में या जो भी उनकी एक फैमिली इनकम थी जिस तरह वो गुजारा कर रहे थे, तो पिछले 4 साल में जो उन्हें महंगाई की मार पड़ी है वही 50,000 की क़ुव्वत ख़रीद जो है उनकी वो कम होते हुए तकरीबन 1/3 रह गई है या 1/2 रह गई, इससे ज़्यादा नहीं। दवाइयों की कीमतें ले लें, ट्रांसपोर्ट की कीमतें ले लें, स्कूलों की फ़ीसें देख लें, बिजली के बिल देख लें एंड सो ऑन सो फोर्थ, जिस चीज़ में भी देखें तो जो 4 साल पहले वाला लेवल था प्राइसेस का वो आज नहीं है। नतीजा ये है कि इकनॉमिक्स की ज़ुबान में जिसे हम डिमांड डिस्ट्रक्शन कहते हैं कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद में कमी हो गई है। और उसके बाद ये है कि आप इतना क्लेम करने के बाद सरकारी मुलाजमिन को 10% का आपने जो है वो नवीद सुनाई है और जो निजी से मुलाजमिन है उसके लिए आपके मुंह से एक लफ्ज़ तक नहीं निकला। वैसे तो माली साल 2025 और 2026 के बजट पर सोशल मीडिया सारफीन और हुकूमती मुखालफीन मुसलसल
तनकीद कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से उनकी तनकीद के तीर खुसूसी तौर पर तालीम और सेहत के बजट पर गिर रहे हैं, जो कि जीडीपी के महज 0.8% के बराबर है, जबकि दुनिया भर में ये कम से कम 5% के बराबर है। पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद तालीम, सेहत जैसे अहम फैसले सूबाई इख्तियारात का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन और IT के शोबों के फ़रोग के हवाले से बहुत कम बजट रखा गया है। हायर एजुकेशन के लिए महज 39.50 अरब मुख्तस किए गए हैं, जबकि दानिश स्कूलों के क़याम के लिए 9 अरब मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह मुल्क में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबों के फ़रोग के लिए 4 अरब 50 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। इस तरह के फैसलों के क्या इम्प्लिकेशन आते हैं, इस पर बात करने के लिए हमने मारूफ एजुकेशनिस्ट डॉक्टर सोनिया उमर से रब्ता किया। उन्होंने हमें मज़ीद क्या बताया, सुनिएगा ज़रा। हमारा जो मौजूदा बजट आया है हायर एजुकेशन कमीशन का, वो तकरीबन 40 अरब के करीब आया है। 40 अरब का जो बजट है ये ना सिर्फ 2025 और 2026 के फिस्कल ईयर का आया है, बल्कि पिछले साल और उससे गुज़श्ता सालों में भी पीछे अगर हम चले जाएं तो हायर एजुकेशन कमीशन के बजट के अंदर एक बड़ी कटौतियाँ, एक बड़ी डिडक्शंस जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। ये अमर बहुत ही बाइस तशवीश है। इससे जो टीचिंग कम्युनिटी है उसके अंदर तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई है। उसकी वजह ये है कि अगर आप परसेंटाइल के अंदर देखें तो पाकिस्तान का 15 से 16% बच्चा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज तक रसाई कर सकता है विद द लिमिटेड रिसोर्सेज पीपल है। पाकिस्तान का तो बल्कि शुमार उन ममालिक में है जहाँ पे हम प्राइमरी एजुकेशन को जो भी है उसको भी मेक श्योर नहीं कर सकते कि हमारे 100% बच्चे प्राइमरी एजुकेशन हासिल करें। लेकिन बहरहाल जैसे जैसे हम आगे हायर एजुकेशन की तरफ जाएं, हमारे परसेंटाइल दोज हु गेट एडमिशन इन द कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ वो ऑलरेडी बड़ी कम है। अब हम बात करें कि हायर एजुकेशन कमीशन जो मुसलसल कटौती कर रहा है, 70 अरब 80 अरब 90 अरब हमारे जो माजी में बजट होते थे, अब आपने 40 अरब बजट कर दिया, जो कि ऊंट के मुंह में एक ज़ीरे के बराबर है। पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटियां बिल्कुल भी उस तरह से नहीं चल सकेंगी, वो फैसिलिटीज़ नहीं दे सकेंगी जो कि हमारे नौजवानों को ज़रूरत है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देने की। नई प्लानिंग, नई डेवलपमेंट, नई लैब्स, नए सेंटर्स, नए डिपार्टमेंट्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पे कटौती होगी। एक और बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो बड़ी आगे से हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो है स्कॉलरशिप की। हमारे यहाँ लोकल स्कॉलरशिप से लेकर हम जो दूर दराज के इलाकों में स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती हैं कि वो आके बड़े शहरों में तालीम हासिल करें, उससे लेकर जो बैरून मुल्क स्कॉलरशिप हायर एजुकेशन कमीशन देती थी यानी यूनिवर्सिटीज़ अपने वसाइल के मुताबिक देती थी, अब वो हमें होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी यूथ 2025 से अगर मैं बात करूँ तो उसकी क्या ही ग्रोथ है, क्या ही डेवलपमेंट है आने वाले सालों में। IT की बात कर लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैदान की बात कर लें, एग्रीकल्चर की बात कर लें, इंडस्ट्री की बात कर लें, दुनिया कहाँ चली गई जदीद तालीम में। और अगर हम एक बेसिक तालीम, एक बेसिक प्रोविज़न जो है हायर एजुकेशन के अंदर, अगर हम उससे भी अपने स्टूडेंट्स को, अपने नौजवानों को, पाकिस्तान की 35% से ज़्यादा आबादी नौजवानों पे मुहित है, और अगर हम उनसे भी उनसे छीन रहे हैं या उनसे वो मौके छीन रहे हैं या एटलीस्ट हम मेक श्योर नहीं कर रहे कि हमारी तालीम जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हो, जो कि अब नहीं होगी, इस बजट के साथ किसी सूरत नहीं होगी, तो आप बिल्कुल भी इस बात पे हमें यकीन कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के आने वाले दिनों में हमें IT प्रोफेशनल्स, हमें वो सारे लोग जो कि मुल्क की तरक्की के लिए हमें चाहिए, डिफरेंट सेक्टर्स में मेडिकल की तालीम ले लें आप, सोशल साइंसेस के अंदर ले लें आप, या किसी और सब्जेक्ट आर्ट्स की बात कर लें, कल्चर की बात करें, what we are going to do, we are going to do nothing with such penny budget जो कि हमें इस वक्त जो है वो नज़र आ रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बहुत महदूद सा बजट रखा गया है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का सामना करने वाले ममालिक के फहरिस्त में शामिल है और सबसे ज़्यादा मुतासर है। इस हवाले से स्पेस साइंटिस्ट और मौसमियाती तब्दीली पर नज़र रखने वाले डॉक्टर खालिद महमूद की भी बात सुन लें। क्लाइमेट चेंज के हवाले से स्ट्रेटजी जो है उसको बजट का हिस्सा तो बनाया गया है और जाहिर है कि बनाया जाना भी था, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज इज़ रियल और उसके असरात जो हैं वो बड़े ही वाजिया हो रहे हैं। 2022 का फ्लड ले लीजिए कि आधा मुल्क जो है वो डूब गया था
बेतहाशा फसलें तबाह हो गई, मवेशी मारे गए, लोग बेघर हुए, जानें भी ज़ाया हुई और उसकी मिटिगेशन पे ज़ाहिर है कि फिर बहुत सारा सरमाया भी लगा हमारा। तो हमें इससे तो कोई दो राय नहीं है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो अब उसका जो असरात हैं वो पाकिस्तान में बड़े वाज़ेह आ रहे हैं। शदीद हीट वेव्स आ रही हैं, उसी तरीके से जो ग्लेशियर बस्ट हैं वो भी उनकी मेल्टिंग और सारा कुछ वो हमारे सामने है, अब सब कुछ तमाम लोग जानते हैं। तो लिहाजा हमें अब अपने मुल्क की जब स्ट्रेटजी बनानी है तो हर स्ट्रेटजी के अंदर क्लाइमेट चेंज को कंसिडर करना पड़ेगा। तो उस हवाले से अगर हम इस बजट को 25-26 को देखें तो उसमें एक जो बड़ी निस्बत बात नज़र आती है वो ये है कि उसको बहरहाल हिस्सा तो बनाया गया है इस बजट का, जिसमें एक नई जो टर्म है जिसमें हम क्लाइमेट बजट टैगिंग के नाम से कोई 5000 के करीब सेंटर्स हैं जिनको टैग किया गया है कि वो क्लाइमेट चेंज की उनको जो फंड्स दिए जाएंगे वो जो अपने मुख्तलिफ काम हैं उसको क्लाइमेट वो भी करेंगे और क्लाइमेट चेंज को भी कंसीडर करेंगे साथ में। दूसरी चीज़ को देखें तो हमारे पास जो अवेयरनेस है उसके हवाले से बजट बढ़ाया गया है, जो कि अच्छी बात, वो बहुत अच्छा पहले बढ़ जाना चाहिए। तो जहाँ तो क्लाइमेट चेंज के मसले की अवेयरनेस है वो तो क्लाइमेट चेंज अब चीख चीख के खुद सबको बता रही है। लोग गर्मी भी महसूस कर रहे हैं, लोग शदीद झकड़ भी महसूस कर रहे हैं, जो बड़ी तेज़ आंधियाँ चल रही हैं, लोगों ने सैलाब भी फेस किया है, वो ज़ालाबारी जो इतनी शदीद हुई वो भी लोगों ने इस्लामाबाद में फ़ेस की है। बारिशें होती हैं तो पूरे के पूरे जो बड़े शहर हैं लाहौर जैसे वो चौक हो जाते हैं। तो ये अब क्लाइमेट चेंज तो खुद पुकार रही है और बता रही है कि मैं हूँ। हाँ, उसके लिए शहरियों का किरदार क्या होना है उस पर उनकी अवेयरनेस के लिए इस बजट का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और बात जो बजट में देखने में आई, जो सुनने में आई, वो ये थी कि एक होता है हमारे पास प्रिपेयर्ड होना, अगर जो आफात आने वाली हैं क्लाइमेट चेंज के नतीजे में उनके लिए पहले से तैयारी करना, प्रिपेयर्डनेस। और फिर एक होता है कि अगर वो आ गई है तो उसके बाद उसकी मिटिगेशन करना। अब प्रिपेयर्डनेस का बजट कम किया गया है गालिबन, और जो उसके बाद जो मिटिगेशन है उसका बजट बढ़ाया गया है। तो ये कोई इन द लॉन्ग रन जो कौमें हैं, ममालिक हैं, उनके लिए कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती कि हम प्रिपेयर्डनेस को छोड़ के मिटिगेशन की तरफ, मतलब हम इस चीज़ को छोड़ दें कि हमें इन आफात को या ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स होने हैं इनको यूटिलाइज़ कैसे करना है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर पानी बेतहाशा आ रहा है तो उसको स्टोर कहाँ करना है, डैम्स बनाने हैं, चेक डैम्स बनाने हैं, उसको जो ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करना है उससे, या कोई फसलें लगाने की स्ट्रेटजी बनानी है। ये हमारी प्रिपेयर्डनेस है और इससे मुल्क आगे जाता है। जो उसके बाद उसके हो जाने के बाद उसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो तो फिर जाहिर है कि वो नज़र ज़्यादा आती हैं लोगों को। लोग मुसीबत में घिरे होते हैं, जब उनके लिए इमदाद के लिए चीज़ें पहुंचती हैं तो उनको नज़र ज़्यादा आती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ नहीं करता कौम। और इसी तरीके से बजट बढ़ाया गया है क्लाइमेट अडेप्टेशन के हवाले से, जो कि एक बड़ा निस्बत कदम है। अडेप्टेशन के हवाले से काम करना चाहिए। बजट में सोलर पैनल्स के हवाले से वजीर ख़जाना का कहना है कि दरामदशुदा और मकामी तौर पर तैयार करदा सोलर पैनल्स के दरमियान बराबरी को यकीनी बनाने के लिए सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने बिजली की कीमत भी सस्ती करने का वादा किया है, लेकिन हमने तहकीक की तो मालूम हुआ कि वफाकी हुकूमत ने गर्दिशी कर्जों को ख़त्म करने के लिए आवाम की जेबों पर ही हाथ साफ करने का प्रोग्राम बनाया है। बिजली के गर्दिशी कर्जों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने 18 कमर्शियल बैंकों से 1275 अरब का गर्दिशी कर्जा ख़त्म करने का प्लान बनाया है। यानी इस साल भी बिजली सार्फिन इस सरचार्ज की मद में 3.23 रुपये फ़ी यूनिट इजाफी अदा करेंगे, यानी ये बोझ भी अवाम ही बर्दाश्त करेंगे। जो पाकिस्तान के पिछले चंद साल से हालात गुजरे हैं उसके मद्देनज़र तो बजट जो है वो आप कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट है, अच्छा बजट है, क्योंकि जिस तरह हालात बेहतर हो रहे हैं, आस्ते आस्ते इस्तिकामत की तरफ जा रहे हैं, तो उस लिहाज से बजट ने ठीक गुजारा किया है। लेकिन अगर समझा जाए कि ये बजट कोई बहुत दबंग किस्म का बजट है जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक रिकवरी या एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो बड़ा ज़रूरी है हमारी इकॉनमी को, वो इसमें कोई कंटेन किया गया, तो वो आई एम सॉरी टू से उस लिहाज से तो ये बजट जो है काफ़ी नाक़िस है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं किया गया जिससे कोई इकॉनमी में ख़ास इम्प्रूवमेंट आए। अलबत्ता ये है कि जो
टैक्स कलेक्शन का टारगेट है वो बढ़ा दिया है, 14,000 अरब पे ले आए। हालांकि पिछले साल का जो बजट था वो अभी तक पूरा नहीं हो सका इनसे। इसके अलावा फिर आप देखें कि जो हमारा डेट सर्विसिंग है उसको रिड्यूस करने के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बताया गया। हालांकि डेट सर्विसिंग को रिड्यूस करने के लिए आपको अपने कुछ ना कुछ, या तो आप कह रहे हैं जी एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ाएंगे आप, चलें लेट्स होप वो हो जाए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नज़र तो आ नहीं रही हमें कि एक्सपोर्ट एकदम बढ़ जाएगी। आईटी सेक्टर है, उसमें उम्मीद है कि शायद कुछ हो, लेकिन जनरली स्पीकिंग आपको चाहिए ये कि आप अपना डेट सर्विसिंग को, अपने असासों को बेचें जो आपके पास, फॉर इंस्टेंस GOR1 ले लें लाहौर में, और गवर्नमेंट के जो बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं अफसरों की, वो मतलब एक अफसर है उसको क्या ज़रूरत है कि जी 5 एकड़ की कोठी में रह रहा है या 2 एकड़ की कोठी में रह रहा है, और वो भी प्राइम प्रॉपर्टी जो है। गवर्नमेंट के पास ये जो ऐसी मराहत दी हुई हैं ब्यूरोक्रेसी को, उनको कम करे, ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ को कम करे, ताकि ये जो पैसे उनको बेच के, इन एसेट्स को बेच के जो पैसे आएँ उससे डेट रिडक्शन हो। तो इस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जा सकते थे जो नहीं किए गए। हाँ, बाकी ये है कि इन्होंने जिस तरह सैलरी क्लास है उसको थोड़ा रिलीफ दिया है, वो अच्छी बात है। लेकिन और छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कोई ख़ास मायने नहीं रखती। एक तरफ तो ये है कि जिस तरह कार्बन लेवी लगा दी है पेट्रोल के ऊपर 2.5 रुपये, और उसका मकसद ये है कि जी आपकी कंजम्पशन कम हो फ्यूल की और इन्वायरमेंटली इम्प्रूवमेंट हो। बट ऑन दी अदर हैंड हाइब्रिड कारों के ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया ताकि वो इनफैक्ट उनको डिस्करेज किया गया है। तो इस तरह के कई कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं बीच में। तो बजट वैसे ठीक है, लेट्स होप स्टेबलाइज कर दे इकॉनमी को, और फिर मे बी नेक्स्ट टाइम जब इनकी एक विल होगी रिफॉर्म करने की तो फिर शायद रेफॉर्मेशन भी हो जाए। औरंगज़ेब साहब माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं और उनकी अपनी स्किल सेट है एक, वो बड़ी अच्छी तरह समझते हैं फाइनेंस को। उन्होंने IMF के साथ बड़ी अच्छी डीलिंग की है और उनका जो पर्टिकुलर स्किल सेट है वो इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को बहुत एक गंभीर रास्ते से बचाया है। और IMF को जो पहले हमें थ्रेट थी कि जी पता नहीं वो क्या कर देंगे, वो उन्होंने काफ़ी हैंडल किया, बड़ी अच्छी तरह हैंडल किया है। मैं इसलिए उनको 8 आउट ऑफ 10 दूंगा ऑन दिस बेसिस। हाउएवर इस बजट के अंदर आई डोंट थिंक उनका कोई इतना ज़्यादा डायरेक्ट रोल है, मे बी होगा, मैं आई एम नॉट प्रिवी टू इट, बट लगता ये है कि जो उनको चीज़ें फीड की गई हैं, जो मिनिस्ट्रियों की तरफ से आई हैं तजावीज़, और वो उनको इकट्ठा करके बजट बनाए, बट आई कुड बी रॉन्ग। ताजरों को भी हुकूमत से कम व बेश वही शिकवे हैं जो ऑटो इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों को हैं। जो ऑटो पॉलिसी वज़ीर ख़जाना की तरफ से जो बजट पेश किया गया है और उसमें बताया गया है कि आवाम को जो है ना इसमें रिलीफ दिया जाएगा, तो 12.5% से जो है वो अब 18% पे सेल्स टैक्स जाने वाले हैं, जो कि एक आम 660 सीसी गाड़ी है उसका, जो कि एक मिडिल क्लास का जो है ना वो एक ख्वाब होता है। तो ये बराह रास्त उनको जो है टैक्स पास होगा और ये प्राइस जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए एक आम 30 लाख रुपए वाली गाड़ी पे जो है ना वो चली जाएगी, जो कि 32 से 33 लाख रुपए पे इसकी प्राइसेस चली जाएंगी। अगर इससे मैं ऊपर की बात करूं, जो गाड़ी 4 मिलियन की है, 45 लाख की है, इसी तरह 5 मिलियन है, तो तकरीबन उन पर भी 5-5, 6-6 लाख रुपए जो है ना वो बढ़ जाएगा। लाहौर चैम्बर के सदर मियां अबूजर शाद के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात को सुन लें। 10 साल में 8,000 अरब रुपए का नुकसान दे चुके हैं, जिसमें PIA, रेलवे, डाक, यूटिलिटी स्टोर, खाद की मद में, साफ पानी, यानी कि कोई महकमा जो ब्यूरोक्रेसी ने चलाया है उसमें अब तक 8,000 अरब रुपया नुकसान हो चुका है। 15 सालों के दौरान अफगान ट्रेड और अंडर इनवॉइसिंग में 25,000 अरब रुपया आपने ज़ाया कर दिया। आज से 3 साल पहले गुर्बत 37% थी, आज 45% हो गई है।
11 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 2023-24 में हुकूमत ने 65.38 ट्रिलियन रुपया कर्जा लिया और इस साल 24-25 में तकरीबन 74 ट्रिलियन के करीब हुकूमत ने कर्जा लिया है। करंट अकाउंट खसारा 1337 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2500 मिलियन डॉलर हो गया है। पिछले साल इंपोर्ट बिल हमारा 50 अरब डॉलर था, इस साल हमारा इंपोर्ट बिल 58 अरब डॉलर हो गया है, यानी कि 8 अरब डॉलर की इंपोर्ट हमारी बढ़ गई है। मगर इसके अगेंस्ट हमारी एक्सपोर्ट में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। मैं पाकिस्तान की खुशकिस्मती समझता हूं, पिछले साल 24-25 अरब डॉलर हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने पाकिस्तान भिजवाया, मगर इस साल मेरा अंदाज़ा है कि हम 40 अरब डॉलर को टच करेंगे। ये वो सोने की चिड़िया है, ये वो हमारी कामयाबी का राज है कि आज हम तकरीबन 16 अरब डॉलर हमारे भाइयों का ज़्यादा आया है, रिमिटेंस ज़्यादा आई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कह रही है हम बहुत अच्छे चल रहे हैं। अगर इतने अच्छे चल रहे थे तो 11 करोड़ बंदा, यानी कि 8% 9% गुर्बत बढ़ गई है 3 साल में, उसका क्या हल है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, FBR ने 14,131 अरब रुपए का हदफ रखा है, जो पिछले साल के हदफ को से तकरीबन कोई 2000 अरब से ज्यादा है। पिछला 13,000 अरब का जो बजट था उसमें भी तकरीबन 1500 अरब की शॉर्टफॉल है। क्या यहां दूध की नहरें निकल आई हैं? यहां क्या हो गया है? दरअसल बात यह है, ये अली बाबा 40 चोर, IPPs वाले और वो नासूर लोग जो अफगान ट्रेड के नाम पे अंडर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जिससे 25,000 अरब का नुकसान हुआ है, ये गरीब को क्या उसका मिला है? इस साल हमारी ज़राई ग्रोथ 0.5% है, यानी कि ना होने के बराबर है, जो पिछले साल 6.40 थी। पिछले साल याद होगा आपको कि 4,000 रुपये मन गंदम का भाव था, आज 2400 रुपये मन हो गया। तो इसका असर अगले साल ज़िम्मेदार को उठाना पड़ेगा, आपको फिर गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। आपने क्यों नहीं ज़री अजनास की कीमत को बरकरार रखने के लिए पॉलिसी बनाई? 3 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। इस बजट में आपने उनके लिए क्या किया है? देखिए, बातें बहुत हैं पर सॉल्यूशन कोई नहीं बता रहा। डेवलपमेंट की तरफ आ जाइए। 15% तेल की खपत सिर्फ इसलिए ज्यादा है कि सड़कें आपकी सही नहीं, सेहत पर ना होने के बराबर आपने बजट में पैसे रखे हैं। हुकूमत इश्तिहारात पे नहीं चल सकती। 77 साल से बड़े इश्तिहार दे लिए, पीली टैक्सी चला ली, लैपटॉप बांट दिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट बना दी, फलाना काम कर दिया। जब तक कॉटन इंडस्ट्री को डेवलप नहीं करेंगे आप आगे नहीं जा सकते। ये बजट मैं नहीं समझता कि 60 दिन से ज़्यादा आप इस बजट को एक्सरसाइज कर लेंगे। अगर आप पास भी करा लेंगे असेंबली से, और ये भी बात याद रखना, श्रीलंका ज़हन में रखना, अगर मेरे किसी बिजनेस मैन को बगैर नोटिस के आपने अरेस्ट किया तो सबसे पहले मुझे जेल भेज दीजिएगा, क्योंकि मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। बात यह है, हमने 6-6 माह लगा के पूरे पाकिस्तान के चैम्बरों के प्रेसिडेंटों ने R&D से आपको बजट भिजवाया है, आपने हमें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। और यह भी याद रखना
पंजाबी में कहते हैं अत खुदा दा वैर। आपसे तो बुद्धू अच्छे। मैं बात कर रहा हूं दुबई के बुद्धुओं की। उन्होंने अपने मुल्क को कहां पहुंचा दिया। श्रीलंका वालों ने अपने मुल्क को कहां पहुंचा लिया है। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हमने बजट को सबके लिए बहुत ही फ्रेंडली बनाया है। ये टैक्स फ्री और बहुत ही बैलेंस्ड बजट है, लेकिन इस हवाले से FPCCI को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ज़की इजाज़ जो ताजर भी हैं और नायब सदर FPCCI भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस बजट में किन बुनियादी नुकात को नज़रअंदाज किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि इस बजट के अंदर कुछ शोबों को नज़रअंदाज किया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर एजुकेशन, हेल्थ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज रखा गया है। मैं समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के लिए जो सबसे एक अहम चीज़ होती है रियासत के लिए, वो उस मुल्क की तालीम और सेहत सबसे एक अहम चीज़ है। अगर तालीम नहीं होगी और सेहत नहीं होगी तो कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो मेरी अदाद व शुमार के मुताबिक जो तालीम का जो बजट दिया गया है वो 40 अरब के करीब है, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो बजट है वो सिर्फ 4 अरब है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी 25 करोड़ आवाम है, और जहाँ पर 16 करोड़ जो है तकरीबन 60% जो है वो यंग जनरेशन है, उस हवाले से ये बजट बहुत कम है। इसी तरह जो मेडिकल में का जो बजट है वो भी बहुत कम है। तो ये दो चीज़ों पे एक तो ये चीज़ है। तीसरा, इंडस्ट्री के हवाले से, इंडस्ट्रियलाइजेशन के हवाले से इस बजट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे मज़ीद इंडस्ट्री लगे। और इसी तरह फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर के लिए भी इस बजट के अंदर कोई भी खातिर ख्वाह कोई चीज़ भी नहीं रखी गई। और एक्सपोर्ट के हवाले को इंक्रीज़ करने के हवाले से भी $35 बिलियन की एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। इस वक्त 30 बिलियन के ऊपर हम ऑलरेडी खड़े हुए हैं, तो सिर्फ $5 बिलियन का एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है। और एक्सपोर्ट के हवाले से भी कोई चीज़ इस बजट में नहीं पेश की गई कि जिससे एक्सपोर्ट इन्हांस हो सके। मेरा सवाल ये है कि हम 25 करोड़ आवाम हैं, 6 लार्जेस्ट कंट्री हैं हम पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड में, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट जो है वो सिर्फ $35 अरब है। जबकि वियतनाम जो कुछ अरसा पहले बिल्कुल ज़मीन बॉस हो गया था, वहाँ की जो एक्सपोर्ट है वो $400 अरब है। देखिए यहाँ पर लास्ट बजट में एक EFS की स्कीम दी गई, उसका मिसयूज़ हुआ और यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट होकर डंप हो गए, जबकि पाकिस्तान में वो रॉ मटेरियल अवेलेबल थे। मैं सबसे पहले आपको कॉटन की बात करूँगा कि पाकिस्तान में कॉटन अवेलेबल थी और अब पाकिस्तान से बाहर से कॉटन आकर यहाँ पर डंप हो गई है, और पाकिस्तान में जो स्पिनिंग मिल्स हैं उनका धागा नहीं बिक रहा। तो गवर्नमेंट को जो भी पॉलिसीज़ बनानी है, स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लें और उसके बाद उन पॉलिसीज़ को अनाउंस करें। अदरवाइज़ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इस साल भी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पिछले साल से कम हुई है। सबसे बड़ा सेक्टर हमारा टेक्सटाइल का है। फिर हमें वो सेक्टर जो कि 4-5 सेक्टर के अलावा है, जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, स्पोर्ट्स है, इसके अलावा जैसे कि इस साल जो राइस है वो तकरीबन $4 बिलियन एक्सपोर्ट से इंक्रीज़ कर गया है। इस तरह IT की एक्सपोर्ट बढ़ी है। तो हमें इस तरह के सेक्टर को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें एक्सपोर्टर के लिए को ख़ास पैकेज देना पड़ेगा कि जिससे हम नॉन ट्रेडिशनल आइटम को एक्सप्लोर कर सकें। हमें डिस्ट्रिक्ट इकॉनमी पे काम करना पड़ेगा, हमें सेक्टोरियल इकॉनमी पे काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, फिनांस मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, SIFC को और चेयरमैन FBR को गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो FBR के लोगों को जो इख्तियारात दे दिए गए हैं, मैं समझता हूँ ये सरासर ज़्यादती है। अगर कमिश्नर को भी इख्तियारात दे दिए हैं कि कंपनी के CEO को, COO को, उनके अकाउंट्स को कंपनी के बगैर किसी नोटिस के आप सीज़ कर सकते हैं, आप अकाउंट से रिकवरी कर सकते हैं। ये इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर बहुत शिद्दत से इसमें गुस्सा है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने अव्वल तो इतने ज़्यादा आपको इख्तियारात देने नहीं चाहिए। अगर आप इख्तियारात दे रहे हैं
तो हमारी जो चैम्बर्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर का जो प्रेसिडेंट है, उसको भी इख्तियारात दें कि अगर किसी अफसर ने गलत कोई नोटिस भेजा और कोई गलत रिकवरी की तो उसके खिलाफ भी उसी तरह एक्शन होगा जैसे कि आप किसी बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ कर रहे हैं। माली साल 2025-2026 का बजट आने के बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री तजब्जुब का शिकार है। उनको समझ नहीं आ रही कि ये बजट उनके लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह। अक्सरियत का ख्याल है कि इस बजट में खातिर ख्वाह फायदा कोई नहीं हुआ, बस टैक्स एक जगह कम कर दिया गया, दूसरी जगह बढ़ा दिया गया, जिसके सबब टैक्स पहले की तरह 6% ही बरकरार है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को चलना चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट्स की तामीरात में लागत बढ़ रही है। रियल एस्टेट में मंदी की कई और वजूहात हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। इससे कबल ही पोश इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान को पहुंच चुकी हैं क्योंकि प्रॉपर्टी के कारोबार में इतनी सरमायाकारी हो चुकी है कि ये आम पाकिस्तानी की पहुंच से दूर हो रही है। लागत काफी बढ़ चुकी है। अगर लाहौर के ही किसी मुनासिब इलाके की बात कर ली जाए तो 5 मरले के घर पर 60 लाख से 80 लाख तक की लागत आ जाती है। जमीन की कीमत इससे अलग है। वफाकी हुकूमत का बजट पेश हो चुका है। अब पंजाब का बजट कल यानी 16 जून को पेश होगा। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर से भी हमने बजट के हवाले से राय ली। कुछ सवाल पूछे हैं जो आप भी सुन लें। एक फिक्टिशियस अदाद-ओ-शुमार पे ये बजट है। 20,000 अरब का तकरीबन ये बजट है। 20 से 21,000 अरब का ये बजट है। अब इसमें देखना क्या है कि आम आदमी के लिए इन्होंने क्या रखा है। आम आदमी के लिए मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या रखा है और सबसे छोटी जो गाड़ी है उस पर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया है। और देखें हो क्या, कहने को तो ये आप कह रहे हैं कि ये एक ज़रई मुल्क है, हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है आज दिन तक कि एग्रीकल्चर मुल्क है। एग्रीकल्चर के लिए आपने क्या चीज़ रखी है? कोई एग्रीकल्चर के लिए आपने इनकम टैक्स छोड़ा है? एग्रीकल्चर के लिए आपने कोई माफ़ी दी है किसी उसमें पेस्टिसाइड्स में कोई हुई है? कोई खाद का रेट कम किया है? कोई डीज़ल का रेट कम किया है किसान के लिए? तो मैं ये समझता हूँ कि सिवाय जो इन्होंने रियायत दी है लैंड माफिया को, जो इन्होंने स्टैम्प, जो इन्होंने ट्रांसफ़र के लिए जो इन्होंने कम किया है, जो टैक्सेस हैं, उसके अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। सोलर पे इन्होंने 18% टैक्स लगा दिया। एक ही चीज़ बच गई थी ये गरीब आदमी पे कि 2 प्लेटें लगवा के वो अपने को पंखा चला लेता था। या ट्यूबवेल्स पे सोलर आ जाते थे तो वो बेचारा किसान कोई 12 घंटे देने वाले को, क्योंकि आजकल 16 घंटे हैं तो आजकल बिजली की कंजम्पशन कम हो जाती है जब सोलर चलता है। तो शेयरिंग पे भी अगर वो चला ले तो उसका गुजारा हो जाता है। तो किसानों का तो इन्होंने वैसे ही इस्तेसाल कर दिया। 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है किसान का। और इस चचा भतीजी की हुकूमत ने किसान की कमर तोड़ के रख दी है। हम कौन सी बात पे इतफाक़ करें बजट पे? देखें, इन्होंने इतना झूठ बोला है कि ये कहते हैं जी 1 लाख खोता है इस मुल्क में, खोते गिने के इन्होंने हैं। देखिए, और कहते हैं 37 लाख जानवर हैं इस, यानी ये इस किस्म की बातें इन्होंने अपने इकॉनमी सर्वे में लिखी हैं। तो इनकी जो ये सर्वेज हैं या जो इनके ये जो इन्होंने इक्तसादी सर्वे करवाए, इन पे कौन यकीन करेगा? इनको तो ये पता ही नहीं है कि इस वक्त तकरीबन 13% गंदम कम काश्त हुई। आगे आपकी इस वक्त तकरीबन इस वक्त तक 35% आपकी कॉटन कम काश्त हो रही है। और इस वक्त मुंजी जो है चावल वो कम काश्त हो रहा है। तो इसका इनका तो सर पैर ही नहीं है। इस बजट को सिवाय एक लेला बजट के हम कोई और नाम नहीं दे सकते। न को अवाम दोस्त बजट है, न ये को कारोबारी तबके के लिए बजट है। मुझे बताएं इन्होंने कौन सा इनिशिएटिव दिया है इस बजट में? जो ये लेवीज बढ़ा रहे हैं पेट्रोल पे, डीजल पे, तो ये तो सीधा अवाम पे ये टैक्सेस आने हैं। अशराफिया के घर भरे जा रहे हैं। लैंड माफिया को प्रमोट किया जा रहा है। जिनके अरबों रुपए खरबों रुपए की हाउसिंग स्कीम्स है वो दोबारा काम चमक उठेगा और इनकी कमीशन ताज़ा हो जाएंगी। अभी तक जो मुझे इतला मिली है 6500 6500 अरब तकरीबन इतना ये बजट पेश कर रहे हैं टोटल।
डेवलपमेंट का को 1102 अरब रुपए का बजट है, बाकी मुख्तलिफ शोबों में ये पैसे रख रहे हैं। अभी ये इसको इन्होंने सीक्रेट डॉक्यूमेंट किया हुआ है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि पंजाब में भी वही हाल होना है। जो 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ किसान का, उसमें से 1600 अरब रुपए का पंजाब का हुआ है। जब 1600 अरब रुपए एक पूरी कम्युनिटी, जो कि इस मुल्क में 13 करोड़ लोग हैं किसान के साथ वाबस्ता, उसी तनासब से आप पंजाब में कर लें तो फिर ये क्या बजट होना है। चचा के साथ भतीजी ने भी वही बजट देना है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बजट एक ही है। पंजाब और मरकज़, चूँकि ये एक ख़ानदान की हुकूमत है, ये एक जिस तरह ख़ानदानी सुपरमेसी होती है, ये बजट भी वही आएगा। हमें जो पता चला है वो हमें पता ये चला है कि अभी इस बजट पे इन्होंने एग्रीकल्चर के लिए कोई 10 अरब रुपया रखा है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और उसके लिए रोड सेक्टर में 120 अरब रुपया, हेल्थ एंड पॉपुलेशन में 90 अरब रुपये रखने की तजवीज़ है। अच्छा, उसके बाद आप इनकी ज़रा ये देखें कि जो इनकी सूबाई आमदन का ये तखमीना लगा रहे हैं, जो कि हवा में है 540 अरब रुपए का। अब ये गैर मुहासिल आमदन है, यानी इनका कोई कन्फर्म नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि पहले ये बताया जाए कि पिछली दफ़ा 510 अरब रुपया आपने जो इस दफ़ा आप सूबाई मुहासिल से होने वाली आमदन का तखमीना लगा रहे हैं, पिछली दफ़ा आपने कितना लिया है। मरीम नवाज़ बहैसियत औरत, मैं ये समझता हूँ कि जब वो आई, मुसल्लत की गई, इंस्टॉल्ड चीफ मिनिस्टर थी, उसके बावजूद कुछ किसी मखसूस तबके को ये उम्मीद थी कि ये डिलीवर कर जाएगी। यानी उसको समझाने वाला नहीं है कि बीबी टैक्स तुम क्या लगाओगी। लोग तो पहले ही महंगाई से मार रहा है। 42% तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक महंगाई बढ़ चुकी है। आपके गुर्बत से नीचे जो लोग हैं वो 42% आ गए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि टैक्स का मतलब क्या है, आप टैक्स किस पे लगा रही हैं। पहले ही लोग, आपने जो फाइलर और नॉन फाइलर का आपके चचा ने चक्कर चलाया, उसमें तो अब आपको गुंजाइश ही नहीं रहती। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने एक्सपर्ट्स की राय सुनी और जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताया था कि बजट अल्फाज का घोरक धंधा है। यहाँ पे नंबर्स को आगे पीछे किया जाता है और दावे बड़े बड़े किए जाते हैं। तो हकीकत आज भी वही है, हुकूमती दावे के बजट बहुत अच्छा है, जबकि ऑपोजिशन के दावे बजट अवाम दुश्मन है। उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे। अब नज़रें पंजाब के बजट पर हैं। कल का पंजाब का बजट क्या हकीकी तौर पे अवाम दोस्त बजट होगा या उसमें भी टैक्सेस की भरमार होगी, ये कल वक्त बताएगा। आज से प्रोग्राम बिना इजाज़त से सुल्तान शाह को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।